शेर अफजल मरवत साहब, आपका एक बड़ा नारा आजकल पॉपुलर है कि मुझे क्यों निकाला। मियां नवाज शरीफ ने यह सियासी नारा दिया, उनको तो पता है कि उनको क्यों निकाला गया। आपको कुछ पता चला है कि आपको क्यों निकाला गया? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। जो आपने इंट्रो बताई, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो हैं जमहूरियत जो है वो चराग से ढूंढने से भी नहीं मिलती है। हर पार्टी में एक माफिया ज़रूर होता है, वो चाहते हैं कि मामलात को अपने अंदाज से कंडक्ट करें, और जो लीडर होता है उसको कानो कान खबर नहीं लगने देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब ये लीडरशिप 8 फरवरी के बाद बाहर आई और खान तक मैंने उनको रसाई दी जेल में, तो सबसे पहले जो है मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि खान तक जो है वो खबरें महदूद जानी चाहिए, और अगर कोई भी बात खान के कानों में ऐसी पहुंच जाए जिससे मेरिट जो है वो हो सके या पार्टी के मफाद में या वर्कर के मफाद में कोई फैसला हो सके, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है उस शख्स को। मैंने 1 साल में ये देख लिया कि बहुत सारी बातें जो खान को बताई जाती हैं, जो पिक्चर पोर्ट्रे किया जाता है, जिसको उठाना है या जिसको गिराना है, वो सारी एक प्लानिंग के तहत होती है। और यूं इस अंदाज में जो असल मेरिट होता है वो सेक्रीफाइस किया जाता है। चूंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं किसी की बुली करने पे या किसी से मुतासर होकर अपनी ज़बान बंदी नहीं कर सकता हूँ, मैंने ये सीखा ही नहीं है। अमूमन खान साहब से भी तकरार होती थी, और वो लोग जो नहीं चाहते थे कि खान को बाहर की मैं ऐसी बातें बता दूं जिसमें वो सही फैसला करने की नतीजे पे पहुंच सके, तो उनके साथ भी मेरे तनाज़ात शुरू हो गए। और उन हजरात का ये एक मुतालबा था कि जी खान को जो है आप पार्टी के हवाले से कोई फीडबैक जो है वो नहीं देंगे। जनरल इलेक्शन हुई है, रिजर्व सीटों पे नॉमिनेशन हुई, बहुत सारे ओहदे फिल किए गए, कैबिनेट में मिनिस्टर लिए गए, लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश हुई और बहुत सारे फंड्स आए, वकला के लिए फंड आए, पार्टी को फंड आए, और मैं खान से भी ऑडिट के हवाले से बात करता था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करता था। ये मेरे जो अंदाज़े बयान था या इज़हार राय थी वो नापसंद की जाती थी, और इस वजह से मुझे बार बार इन्होंने निकाला। और मैं ये समझता हूँ कि इस बयानिए के साथ, इन आदतों के साथ मैं इन लोगों को कबूल नहीं हूँ, और मैं अपनी आदतें छोड़ नहीं सकता हूँ। माजी में भी खान से गलत फैसले करवाए गए, चाहे वो बुज़दार जैसे आदमी को वज़ीर आला बनाना था या KP महमूद खान को बनाना था, और अगर उस वक़्त लोग आवाज़ उठाते कि ये फैसले गलत है, तो मेरा ख्याल है कि खान उनकी तस्हीह करता। माजी में भी लोगों को गलत निकाला गया, तरीन साहब को निकलवाया गया, अपनी दौरे हुकूमत में उसके और उसकी बेटी पे FIR करवाए गए। तरीन ने, जहांगीर तरीन एक बावकार शख्स है, वो पार्टी से निकाले जाने के बाद या छोड़ने के बाद उसने एक लफ्ज़ खान के खिलाफ नहीं कहा है, और जहांगीर तरीन को हमारी दौर में, जबकि उसने पार्टी में की हुकूमत बनवाने में या खान के लिए जो खिदमत की उससे कोई इनकार नहीं है। जहांगीर तरीन साहब को कीमत चुकानी पड़ी, उस पे पर्चे हुए अपने दौरे हुकूमत में और उसकी बेटी पे, और उन्हीं मुकदमात में वो बरी भी हो गए। अलीम खान पंजाब में बड़ा मतलब है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ुसूसन मियाँ बिरादरान के लिए वो एक बहुत मजबूत दीवार था, लेकिन अपनी दौरे हुकूमत में उसको गिरफ्तार करवाया गया, फिर नेब का केस बना और वो बरी भी हो गए। क्यों अपने लोगों के साथ इस तरह होता है? अब शुक्र है आजकल हुकूमत नहीं है, वरना मैं यहाँ पे न बैठा होता, जेल में पड़ा होता। मुझे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है और कोई वजह नहीं है। अलबत्ता ये बातें करना, खान को बताना, वर्कर की हालत जार बताना, अब रिजर्व सीटों पे और सेनेट पे और ये मिनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, इस पे मैंने बात की थी खान को। मैंने कहा मेरिट होना चाहिए। जो लोग शहीद हो गए पार्टी के लिए, जिनके खानदान तबाह हो गए, किसी एक का नाम उसमें नहीं है। वही एलीट तबका आ रहा है, वही अरबपति लोग आ रहे हैं,
और फिर कहेंगे कि जी पार्टी के वर्कर थे। जिन लोगों ने पहले पार्टी का असर किया सेनेट में, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, अब मिलते जुलते लोग दोबारा वापस आ रहे हैं इन रिजर्व सीटों पे और सेनेट में। अब ये बात करना जर्म है। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटियां जो हैं उन पे सौदे होते हैं, वजारतों पे सौदे होते हैं, सीटें जनरल इलेक्शन में खान को बताना जर्म है, ये नहीं पहुंचना चाहिए। खान की तो शनाख्त ही ईमानदारी और दयानतदारी की है और उनको कानो कान खबर नहीं लगने दी जाती है, और अगर कोई बताने की कोशिश करे तो वो गदार हो गया। फिर अपनी मीडिया को इंस्ट्रक्शन हो जाती है इसका जो है तया पांचा शुरू करो। तो अपनी मीडिया 1 साल से मेरे खिलाफ लगा हुआ है। मैंने खान को वो बताया है जो एक वफादारी का तकाजा है कि उन गलत फैसलों के बारे में बताऊं या वो बातें बताऊं कि जिससे पार्टी की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। लेकिन मरवत साहब, सवाल ये पैदा होता है बड़ी इबादत के साथ कि पार्टी की लीडरशिप ये जानते बूझते हुए, आपने भी बताया करप्शन हो रही है, सीटें बेची जा रही हैं, लोगों को, वो लोग जो पार्टी के मुफाद के खिलाफ हैं वो पार्टी के अंदर ओहदे ले रहे हैं, इससे लीडरशिप की, इमरान खान साहब की नाकामी नहीं समझते आप? खान साहब जो है ना वो 571 अयाम से पाबंद सलासल हैं। ये खुद गर्जी जो है ये उन लोगों की हैं जो खान की इंतहाई करीब होती हुई है अपने मकासद निकलवाने के लिए खान साहब के कानों में बुग़्ज़ पर मबनी बातें डाल के गलत फैसले करवा रहे हैं। तो लिहाजा इसकी नाकामी में खान साहब को ट्रिब्यूट नहीं करूंगा। अलबत्ता हमें माजी से सबक सीखने चाहिए। माजी में हमने बेशुमार गलतियां की, असम्बलियाँ खाम में हमने तुड़वाई, पंजाब में और केपी में और मरकज़ में हमने रिज़ाइन कर दिया। हमारी उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, केपी में, पंजाब में हमारी हुकूमत ही थी। एक मरकज़ की हुकूमत अगर चली गई थी तो हमें सियासत खेलनी चाहिए थी। ये फैसला करवाया गया गलत फैसला था, लेकिन गलत फैसले पे आवाज़ नहीं उठानी है। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि माजी में उन लोगों को मनासिब दिए गए जिन्होंने न तो ईमानदारी से काम कर सके और उल्टा जो मिसाल के तौर पे केपी में महमूद खान की हुकूमत थी, तो महमूद खान के दौर में जो केपी में हुआ, केपी से मेरा ताल्लुक है, किस मुंह से मैं कहूं कि हमने डिलीवर किया या हमने ईमानदारी से परफॉर्म किया। और आगे से अगर कोई ये बताने की कोशिश, और एक बात और, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मजबूत लोग दरकार नहीं है। अली अमीन खान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि ना वो महमूद खान है और ना वो बुज़दार है। वो उस तरह सर झुका के घुटने टेक नहीं सकता है जिस तरह वो दोनों हजरात किया करते थे। तो लिहाजा वो भी नाकाबिल कबूल है, शाहरियार अफरीदी भी नाकाबिल कबूल है, अली मोहम्मद खान भी, शानदाना भी, असद कैसर साहब भी, क्योंकि ये वो लोग हैं। और आप पूछे ना देखें, ये लोग दूरबीन में भी आपको पीटीआई के फ्रेम में नजर नहीं आएंगे, न किसी कमेटी में, न किसी इज्जत की जगह पे। जितनी कमेटियां बनती हैं, जितने जरगे होते हैं, जो क्रेडिट पार्टी का किसी को जा सकता है, उनमें वो लोग होंगे जो न तो कभी गिरफ्तार हुए, ये मैं चैलेंज करके कहता हूँ, न कभी किसी के घर पे पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन तमाम कलीदी पोजीशनों पे उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। और अब उन लोगों को सिखाना चाहते हैं जिन लोगों ने मारे कई हैं, जिनके घर और कारोबार तबाह हो गए, और आगे से जो है यही का सिलसिला शुरू है, खान के कान भर दो और खान से गलत फैसले करवाओ। मरवत साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो कंप्रोमाइज लोग हैं पार्टी ओहदे वो लेंगे, और जो कंप्रोमाइज नहीं है उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। जैसे कि आपके हवाले से भी कहा जाता है कि जी एजेंसियों के आदमी हैं, और आपके जो बाकी जो कुछ लोग जिनका जिक्र आपने भी किया कि इनके रवाबत है जी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन गिरफ्तार आप लोग होते हैं, आपके जो दूसरे लोग हैं इल्ज़ाम लगाने वाले, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। मलिक साहब, ये जो इल्ज़ाम है एजेंसियों का, ये तो आप पे भी लगे हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा साफ़ी है, सियासतदान है जिस पे ये इल्ज़ाम नहीं लगे हैं? तो ये इल्ज़ाम लगाना नहीं होता है, इल्ज़ाम लगाने वाला कोई शवाहिद भी देगा। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा बाकी सब पे ये इल्ज़ाम लगे हैं कि ये एजेंसियों के लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि ये क़यादत कंप्रोमाइज है, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है कि इनके आंखों पे गर्ज की पट्टी बंधी हुई है। ये अपने मकसद के असूल के लिए उनको खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज की और वर्कर के काज की कोई परवाह नहीं है।
तो लिहाजा इस सूरत में आप देखें ना, 1 साल हो गया है असम्बलियों को बनी हुई है, आप हमारी कोई एक कामयाबी बता दें, ढूंढ के भी आपको कोई पीटीआई की, बावजूद इसके कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मकबूलियत के हवाले से खान सर फहरिस्त हैं, अवाम हमारे साथ हैं, बड़े जरी दलेर और कमिटेड वर्कर्स हैं हमारे साथ, ना सियासी मास पे कोई कामयाबी है, ना अदालतों में कोई कामयाबी है, बस खान जो है पाबंद सलासल हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जोर इसी पे लग जाता है कि सोशल मीडिया पे जो है लोगों को गालियां दे जाते हैं और बड़ा फ़ख्र से हम कहते हैं कि जी हमारी सोशल मीडिया जो है वो बड़ी ताकतवर हैं। अब गालियों का रुख जो है 1 साल से इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ किया हुआ है, पार्टी के लीडर की तरफ। मुझे खुद जो है अपनी ऑफिशियल पीटीआई ऑफिशियल मीडिया 1 साल से गालियां दे रहा है, और अपने ये यूट्यूबर जो हैं वो हमारे पीछे पहले हमें हीरो बना रहे थे, हमें जो है सुपरमैन बना रहे थे, और अब वही मीडिया के लोग पता नहीं इनकी ईमानदारी की क्या ये हैं औकात हैं कि 6 माह या 1 साल पहले आपका एक बयानिया है और 1 साल के बाद आप यू टर्न ले जाते हैं। कोई अखलाकियात होती हैं, कोई हया होती है, मेरा ख्याल है ये लोग इससे आ रही है। खैर मरवत साहब, आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया, पार्टी में कभी ये डिस्कस हुआ है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके अपने मुफादात हो सकते हैं, इनकी अपनी पॉपुलैरिटी इनका टारगेट हो सकती है, डॉलर्स कमाते हैं, इसकी बुनियाद पर ये पूरी कैंपेन चलाते हैं, पार्टी ने कभी सोचा कि इनको अपने आप से डीलिंग किया जाए? क्योंकि कभी ये पार्टी के मुखालफिन को गालियां देते हैं, कभी पार्टी के रहनुमाओं को गालियां देते हैं। यूट्यूबर जो हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पीटीआई को, खान की सियासत को, खान के कैदोबंद को तवालत देने में और पीटीआई की हालत-ए-ज़ार, ये मौजूदा हालत-ए-ज़ार लाने में इन यूट्यूबर्स का कलीदी किरदार हैं। इन्होंने आर्मी चीफ को गालियां दी, जर्नलों को गालियां दी, फौज को गालियां दी। अब हम भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम ये जंग इस तरह गालियों से जीत सकते हैं? उनकी गालियों का जो है वो जो इंतकाम होता था या जो कसर पूरी की जाती थी वो हमसे और पीटीआई से निकाली गई। जो ज़ुल्म जबर हुआ, उस ज़ुल्म जबर की बुनियादी वजह यही थी कि लोग ज़ातियात पे उतर आए थे, और इन गालियों का हमें क्या फ़ायदा है? जंगें जो हैं असूलों से लड़ी जाती हैं, गालियों से नहीं लड़ी जाती है। हमने भी आवाज़ उठाई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बुरे दौर में, लेकिन इस तरीके से उनके किए दरे पे अब एक शख्स है आदिल राजा जो कि एक गदार वतन है, उस शख्स ने क्या किया कि एक 9 मई के आप उसकी लाइव ट्रांसमिशन देखें, वो पीटीआई के लोगों को एड्रेस करता है, जी ये क्यों पहुंचे और आर्मी कोर कमांडर के घर पे पहुंचे, ये करें वो करें, और फिर आगे से कहते हैं रेजिमेंटें निकल आई है, फौज में बगावत हो गई है। ये ऐसे लोगों को क्यों फॉलो किया जाता है? फिर उसने सेफ हाउसेज में एक एक्ट्रेसेस को बदनाम किया, नेशनल मीडिया, हमारी नेशनल एक्ट्रेसेस को, कि जी ये सेफ हाउसेज में जाती हैं और उन पे जो है बदकारी के इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। और यानी कि हमारी मीडिया की, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की जो है वो लोग शनाख्त थे। साथ में जर्नलों को गंदा करने में इन्होंने इनको भी गंदा कर दिया। इसका सिला हमसे इद्दत के केस की शक्ल में हमें चुकाना पड़ा, इद्दत केस बना दिया गया, क्योंकि वजह ये थी कि जी वो मीडिया पे, और ये चीज़ इनको समझ ही नहीं आ रही है। अभी आर्मी चीफ गए हैं बरतानिया में, वहाँ पे अब सोशल मीडिया पे फिर गालम गलोच शुरू हो गया है, और ये भुगतना पड़ेगा खान को। अभी आप फिर देखेंगे कि जी 15 दिन के लिए उसको कैद तनाई में सेल में डाल दिया गया। क्यों इनको समझ नहीं आती है? इससे हमें क्या गेन होता है? हम असूलों की जंग लड़ सकते हैं। बहुत सारी कोशिशें जो हैं इस मीडिया की वजह से मसालियत की नाकाम हुई, और जब तक इस मीडिया को लगाम नहीं दिया जाता, ये लोग जो हैं शहबाज गिल और इमरान रियाज जैसे लोग, ये सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में जो हैं जी ये वो बयानियाँ डेवलप कर रहे हैं, और झूठ बोलना जो है वो लाजमी। शहबाज गिल ने अभी कोई $8 लाख का तो एक घर खरीदा है अमेरिका में, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फिर इमरान रियाज साहब जो हैं ये सारे अचानक पहुंच जाते हैं बैरून मुल्क, और फिर हीरो बन जाते हैं कि जी हमने तकालीफ उठाई है। क्या तकालीफ उठाई है? सारी हक़ाइक़ का हमें इल्म है, कौन किसके ज़रिए किया है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से तो इनकी ज़बान नहीं खुलती है, क्योंकि बताया गया कि जी बाकी करें लेकिन ये नहीं करना है।
और पीटीआई के नौजवानों को जो है गुमराह करके अपना फॉलोअर बना के फिर ऐसे अंदाज में झूठ गढ़े जाते हैं ताकि मीडिया जो है चल सके। इस यूट्यूब के डॉलर कमाने के चक्कर में, अब मैं आपको मिसाल दूँ, ये शहबाज गिल साहब जो हैं इस पे बैठे होते हैं, यूट्यूब पे बैठे होते हैं, तो पार्टी के लोगों ने कहा कि जी सारे पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी के राज जो हैं वो विलागों में बताता है। तो खान ने उन्हें पैगाम भेजा कि या विलाग करो या इधर रहो। तो उन्होंने कहा जी मैं विलाग करूंगा। तो खान ने कहा इसको निकाल दो। निकालने के ऑर्डर को दिए हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो है उसको निकाला नहीं गया है। अलबत्ता वो उधर खामोश बैठा रहता है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तो लेता है। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड से या सलमान अकबर राजा साहब को सपोर्ट कर रहा है। तो लिहाजा इस तरह जो है पार्टी के खान के अहकामात जहाँ पे अमल दरामद कराना होता है। अभी मेरे हवाले से बात मुँह से निकली नहीं थी कि जनाब नोटिफिकेशन आ गया, और ये 2.5 महीने हो गए हैं हजरत जो है अभी तक स्टेट पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी में बैठा हुआ है। और आप इसकी वेरिफिकेशन जो है आमिद रजा साहब से और अल्लामा नासिर साहब से कर सकते हैं, और उन मेंबरान मुज़ाकिराती कमेटी जो खान साहब से मिले, क्योंकि 2 दफ़ा खान साहब ने कहा कि इनको अभी तक क्यों नहीं निकाला गया है। ठीक है मरवत साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने यूट्यूबर्स का जिक्र भी किया, सोशल मीडिया का जिक्र भी किया, इमरान रियाज साहब से आपकी जाती लड़ाई है कोई? जाती लड़ाई इस तरह समझ लें कि पहले तो इमरान रियाज साहब मुझे हीरो बताते थे कि बड़ा सुपरमैन है, अपोजिशन लीडर इन्हीं को बनाया जाए, इसकी व्लॉग्स मौजूद है। फिर हुआ ये कि ऑफिशियल मीडिया ने जब मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके इन सब की तनाबे को एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ये ला रही है। तो एक दिन 6 लोगों ने इकट्ठे अलग-अलग मेरे खिलाफ व्लॉग कर दिए, जिनमें ये हजरत भी शामिल थे, और इन्होंने मुझ पे दुनिया जहान के इल्ज़ामात लगा दिए। तो जब इल्ज़ामात लगा दिए, जर्नलिज्म हमने भी पढ़ा है, जर्नलिज्म से वाबस्ता केसेस करते हैं, तो लिहाजा मुझे इल्म है कि अक़दार क्या है और कानून क्या है और क्या इल्ज़ाम। न मेरा व्यू पॉइंट लिया, न उनको वेरीफाई किया, लेकिन मीडिया के सामने बैठ के अब मेरे पास इन हजरत के हवाले से बताने को इतना कुछ है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। और मेरे पास लोग आए, जब उनको पता चला, उन्होंने मुझे तहरीरी दस्तावेज़ात दी और मेरे साथ विलाग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं वक्फे से देखना चाहता हूं और मैं इन तमाम को चैलेंज करता हूं कि आए और गलाजतें मुझ पे फेंके। इंशाल्लाह हर एक इल्ज़ाम का 10 गुना जवाब भी दूंगा। और वो दिन गए कि किसी का एहतराम हुआ करता था। जब आप लोगों ने इस मकाम तक मुझे पहुंचा ही दिया है, तो लिहाजा अब 2-2 करके ही मैं आपसे निपटूंगा। मरवत साहब, आपको लगता नहीं है कि पार्टी के अंदर जो है किसी की ग्रिप नहीं है, पार्टी डिवाइडेड है, मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है, इसीलिए कोई पॉलिसी का फुकदान है? पार्टी डिवाइडेड नहीं है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, पार्टी पे एक मफाद परस्त टोले का कब्जा है और उनसे सब डरते हैं और मीडिया भी उनके कंट्रोल में है। और इस टोले की जो है कामयाबी का राज ये है कि ये अपने जो उनके गिनावने करतूत हैं वो खान के कानों तक पहुंचने नहीं देते हैं और खान से वही करवाते हैं। पहले एक आगे जाके एक स्टेटमेंट खान के कानों में डाल लेता है, दूसरा जो है उसकी तायीद कर देता है और तीसरा जो है उसकी तस्दीक और सेकंड कर लेता है। यूं इस तरीके से खान की जैनसाजी की जाती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों की वजह से 1 साल से हम बड़ी ही कसमपुरसी और मायूसी का शिकार हैं। अभी पार्टी ने कहा है हम एहतजाज करेंगे। मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस बिखरी हुई हालत में पार्टी एहतजाज कर सकती है। जब तक पार्टी के मामलात संजीदगी से मैं रिपीट करता हूँ, अभी मुज़ाकिरात शुरू हुए जी, मुज़ाकिरात हमने छोड़ दिए, फिर मुज़ाकिरात शुरू हुए, फिर जी मुज़ाकिरात जो है हम बाइकाट करते हैं। एक चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। इसी तरह जब हम आ रहे थे एहतजाज 26 नवंबर से पहले, तो संगजानी पे रुक जाते, नहीं, यानी कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ बन जाती हैं। एक अथॉरिटी हो या तो ऑर्गेनाइजेशन पे फैसले छोड़ दें,
पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन चपड़ासी का फैसला नहीं कर सकती है, वो भी अडियाला जेल में होता है। जबकि खान साहब जो हैं 571-72 अयाम से नज़रबंद हैं, मीडिया तक रसाई नहीं है, फीडबैक उनके पास नहीं आता है, वर्कर तक रसाई नहीं है। तो लिहाजा इस तरीके से जो है अब केपी में 10 वज़रा जो हैं 1 साल में हटाए गए। इस मुकाबले में मरियम नवाज साहिबा की आप हुकूमत में देख ले कितने वजीर हटाए गए। अब जिनको हटाया जाता है या निकाला जाता है उनके खानदान होते हैं, उनके कबीले होते हैं, उनकी बेतौकीरी होती है, क्या जवाब दे कोई। अभी कोचे मेनेस पे इल्ज़ाम है कि इस इल्ज़ाम की कोई सदाकत अभी तक सामने नहीं आई कि उन्होंने पैसे लिए। अब वो लोग अपने हलकों में क्या मुंह दिखाते फिरेंगे। और कुछ लोग ऐसे जो दूसरी साइड पे बैठ गए, उनके हवाले से पार्टी खामोश है। और अब आज से 3-4 अयाम कबल बताया गया कि उनको निकालने के लिए कहा गया, लेकिन फिर खामोश हो गए। कौन सी बात दुरुस्त है? लेकिन मदन साहब फिर आप समझते हैं 24 नवंबर को इस्लामाबाद आना गलती थी, और ये डिसीजन किसका था? क्योंकि कुछ खबरें ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आना चाह रहे थे। ये दुरुस्त है, अली अमीन खान नहीं आना चाहते थे, बल्कि मैं, अली अमीन खान और अयूब खान, हम तीनों ने अली अमीन खान की गाड़ी में ये फैसला किया कि हम जो हैं चाइना चौक से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये पुराने वो मुर्दे जो हैं उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। 26 नवंबर गुजर गया, पीटीआई के साथ ज़ुल्म हुआ 26 नवंबर को। अगर हम आ भी गए तो गोली चलाने का इख्तियार किसी को नहीं था। हमारे नौजवान जो हैं शहीद हुए। ये कहाँ की मतलब है कि यानी जस्टिफिकेशन है कि आप डी चौक क्यों आए? कोई खिलाफ काबा का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं करना था। सड़क थी, उधर हम बैठ जाते, पाकिस्तानी थे। और जब से इस्लामाबाद पायतख्त बना है लोग डी चौक आके एहतजाज करते हैं। लेकिन हमारा इतना नागवार गुजरा कि ताक के हमें गोलियां मारी। तो लिहाजा ये ज़ुल्म जो है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मरवा साहब क्या लगता है कि अब पार्टी के अंदर इतनी जान है कि ईद के बाद जो कहा जा रहा है दमादम मस्त कलंदर होगा? हालांकि पंजाब के अंदर हम देखते हैं पंजाब में पार्टी को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्टी एहतजाज नहीं कर पा रही। हत्ता कि जो KPK में एहतजाज हुआ वहाँ भी लोग यहाँ से जो है चंद लोग ही जा सके। अगरचे लाहौर में जो एहतजाज तय था लिबर्टी चौक, वहाँ भी कोई ना पहुँचा। पंजाब में तो सेक्रेटरी जनरल साहब बैठे हैं, वो इधर सवाबी के जलसे में आ जाते हैं। खान कहता है 8 फरवरी को पूरी कौम निकले। लाहौर में एहतजाज नहीं होता है। जिधर जहाँ पे कौम को निकालना है सूबे में, वो कभी कोशिश ही नहीं हुई है। न 25 नवंबर को, न 24 नवंबर को, न 26 नवंबर को। मैं ये समझता हूँ कि जब तक PTI अपने मामलात ठीक नहीं करते हैं। जी। अब अली अमीन खान भी ट्रोल हो रहा है, ये तमाम क़यादत भी जो हैं अब निशाने पर हैं। और अभी तो मेरे ख्याल में दरारें इतनी गहरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये सिलसिला रोका नहीं गया, इन मफाद परस्तों को लगाम नहीं डाली गई तो पार्टी जो है इसमें दरारें गहरी हो जाएंगी। इसका नुकसान पार्टी को होगा और खान को होगा। जब तक ये मामलात हल नहीं होते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई एहतजाज ईद के बाद करने के हम काबिल है। 26 नवंबर के साने से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों की हिम्मत बंद आए। लोगों को अभी तक जो गाड़ियां हैं 400-450 गाड़ियां जो यहाँ ब्लू एरिया से उठाई गई 26 नवंबर को, किसी को गाड़ी नहीं मिली है। क्योंकि वो सबक सिखा रहे हैं कि आइंदा कोई गाड़ी पे आएगा तो इनकी गाड़ियों के साथ ही असर होगा। वर्कर अभी तक जेलों में 26 नवंबर के साने के, हम उनको छुड़ा नहीं पाए हैं क्योंकि क़यादत की दिलचस्पी नहीं है। वर्कर चीख रहे हैं। तो लिहाजा पहले तो 26 नवंबर के साने से कौम को निकालने में मदद करो, डर उनका दूर करो। लोगों को जो है आप ये तमाम चीज़ें होती हुई ये तवक्को करना कि लोग फिर उमड़ आएंगे, मैं कोई तवक्को नहीं रख रहा हूँ। पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ग्रुप की बातें हो रही हैं, दुरुस्त है ये? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कोई नजरियाती पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं कर सकता है। खान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। अलबत्ता पैसे का चस्का लोगों को लग चुका है। अगर अरबों लगा के ज़मीर खरीदे गए तो फिर शायद कोई लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना दे। लेकिन मरवा साहब के लोगों को ऐसे निकाला जाता रहा तो क्या लोग दीगर पार्टियों में नहीं जाएंगे? आपको पार्टी अगर वापस नहीं लेती तो आपका डिसीजन क्या होगा सियासी तौर पे? आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मलिक साहब, मैं बुनियादी तौर पे कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। मेरा जितना ये तर्ज कलाम है, मेरे परफॉर्मेंस हैं, मैं एक वक्त में एक सख्ती के टाइम में अपने एक मौकिल और अपने
लीडर मैं उनको समझता था, उसकी तकलीफ के वक्त में मैंने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं उसका साथ छोड़ दूं। जब उनके पास न वकील था, न तर्जमान था, न उनके पास कोई सियासी उस वक्त जाननशीन था जो उनके लिए कन्वेंशन जलसे करके कौम का खौफ दूर कर सके। तो मैं आ गया, उनके साथ खड़ा हुआ और मैंने सोच समझ के फैसला किया। इस पे मैंने बड़ी तकालीफ उठाई और ये मैंने जो कन्वेंशन जलसे जुलूस और इसमें मार पीट हुई, मेरे वर्कर मेरे साथ शहीद हुए, गोलियां लगी हमें, मेरा घर गिराए गए। 8 फरवरी का नतीजा आया और कौम ने हमारी मेहनत का और खान के साथ वफादारी का सिला दिया मैंडेट की शक्ल में। लेकिन जो ही 8 फरवरी गुजरी मैं गद्दार ठहराया गया और उसके बाद से ये एक लामतनाई सिलसिला है जो मेरे साथ जारी है। लेकिन मैं खान को इस दिगरगू हालत में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जो फैसला किया है, पे दर पे मेरी बेतवकीरी की है। इस दफ़ा मेरे ज़बान से और कलाम से पीटीआई के लोगों को समझ आनी चाहिए कि मेरे लिए पीटीआई में रहना कोई, इससे मेरे सर पे कोई सोने का ताज नहीं रख दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि खान जो है इसको इस कड़े दौर में मैं छोड़ूं। खान ने मुझे छोड़ दिया, बार बार निकाला, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी को जीबी के इलेक्शन आ रहे हैं, कैंपेन में मेरी ज़रूरत होगी, या ईद के बाद एहतजाज करना है तो पार्टी इधर दाएं बाएं देख ले। सलमान अकरम राजा साहब की आदत करेंगे क्या? वो कभी आज तक 144 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं? कोई है इनके पास जो अली अमीन खान का असर किया है? वो भी मायूस तकरीबन मेरी राय में हो चुके हैं ये इन रवैयों की वजह से। तो ये इसके बाद जो है कौन एहतजाज को लीड करेगा? मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि अगर ये फैसला कायम रहता है तो इसमें मेरे लिए तो सहूलत है, क्योंकि ना पर्चे होंगे, ना मारदाड़ होगी, ना पकड़ दकड़ होगी। लेकिन पार्टी में जो है एक कमी फील होगी और मेरा ख्याल है वर्करों ने जो मेरे लिए आवाज़ उठाई है उससे भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये फैसला अभी तक वर्कर ने कबूल नहीं किया है। शेर मरवा साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पुरान में हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पुरान में एक बार फिर खुशामदीद। मरवा साहब, आपका सियासत का अरसा तो बड़ा कम है, लेकिन आपने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ कुछ स्टांस लिए हैं। अगर आप सियासी जमातों को देखें, सियासी हालात को देखें पाकिस्तान के, आपको लगता नहीं है कि जो आज मुल्क के अंदर जमहूरियत सियासत अगर किसी मुश्किलात का शिकार है, इसके ज़िम्मेदार सियासी लीडर्स हैं? अगर इक़्तिदार में आते हैं मुखालफिन को जेल भेजते हैं। यही कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ, उससे पहले यही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, यही कुछ इमरान खान साहब के साथ आज हो रहा है। सियासतदानों ने कभी सबक नहीं सीखा। खुशामदियों का एक टेला उनको घेर लेता है, एक टोला, उसी के जवाब वो जो नरगे में आ जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे भी नहीं डाली जा सकती। कभी एक पार्टी को जो है आगे किया, कभी दूसरे को, उससे उसको मार पड़वाई, और जब दूसरी की, जो आपने देखा ना 18 से पहले जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो उस वक़्त जो है मियाँ साहब को बाजवा और साकिब निसार के ज़रिए इक़्तिदार से अलहदा किया गया। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जिस अनसेरेमोनियस तरीके से उनको निकाला गया। सियासतदानों का और हर पार्टी का ये हक बनता था कि कानून की हुक्मरानी इसी को कहते हैं कि आप मजलूम के साथ खड़े हो। हमने इस पे खुशी की शादियाने बजाय बेशक इवन फील्ड पे निकालते या पानामा पे निकालते तो बात बनती थी। जिस जुर्म पे या जिस इल्ज़ाम पे लगाया गया उसकी तुक्की नहीं बनती थी। इसके बाद जो है 18 आता है। 18 में वही बाजवा जो जिसको नवाज शरीफ उनका मोहसिन था, जिसने उनको आर्मी चीफ बनाया था, फिर इन्हीं बाजवा की पॉलिसी थी। लोग खान पे इल्ज़ाम धरते हैं, लेकिन जो नून के साथ हुआ वो शायद पीटीआई की कम ही ख्वाहिश थी। ये फैज़ और बाजवा और इनकी ख्वाहिश थी कि इनको इतनी बुरी तरह जो है रोंदा जाए और तकलीफ दी जाए। हमें एहसास करना चाहिए था कि सियासतदानों के हवाले से इख्तियारात इस तरह नाजायज़ इस्तेमाल न होते। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदानों से कहीं ज़्यादा जो है जमहूरियत को नुकसान देने में, आपस में लड़वाने में और जमहूरियत को कमज़ोर करने में एस्टेब्लिशमेंट का जो है बहुत ज़्यादा किरदार है। लेकिन मरवा साहब, अगर सियासतदान ना एक दूसरे को गिराने में इस अमल में शरीक होते, इमरान खान साहब नवाज शरीफ को निकालने में के अमल में शरीक ना होते, आज की हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड होके इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना होने देती, तो ये हालात ना होते।
सियासतदान जो हैं, यहाँ आपकी बात दुरुस्त है। देखिए अभी जो हुकूमत बनी है, आपको भी इल्म है कि किस मैंडेट पे बनी है। तो सियासतदान ही शरीके जर्म हुए हैं और इन्होंने हुकूमतें ली हैं, पंजाब में भी ली है, मरकज़ में भी ली है। अब इसको किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है? आने वाले वक्त में PMLN जो हैं या पीपल पार्टी जिस मैंडेट को चोरी करके ऐवानों में बैठी है, क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने इतना मकरू फेल का इर्तिकाब क्यों किया? तो लिहाजा सियासतदान जो हैं उनके आंखों पे मफाद की पट्टी बंदी होती है। हुकूमत करनी है चाहे किसी तरीके से कुर्सी आ जाए। आज भी अगर पीपल पार्टी, नून और PTI वोट के नाखुन लें और इकट्ठे बैठ के अपने ही और इसमें सबसे अहम किरदार एस्टेब्लिशमेंट अदा कर सकती है अगर वो ये एहसास कर लें कि मुल्क जो है वो एक दलदल की तरफ बढ़ रहा है। उनको एहसास करना चाहिए। सिर्फ वक्ती तौर पे हुकूमत पे लोगों को बिठाने से पाकिस्तान के मसले हल नहीं हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट बतौर फरीक इन दीगर सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के एक इमरानी मुआहदा मुरतब करें, जमहूरियत को पलने दें, अदलिया को जो है संभलने दें, आज़ाद होने दें और मईशत को जो है अपने पाँव पे खड़ा करने दें। अगर तमाम कुव्वतें पाकिस्तान पे तर्स का लें तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुद्दा के लिए। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।